कर्मयोगी एनक्लेव कमला नगर आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। SS Convent Senior Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening campus, please contact North Karmyogi Enclave Kamlanagar Agra. Contact 8077492195 and 8077492196। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की कुछ खास। किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 33वीं पुण्यतिथि पर रालोद महानगर इकाई ने किया अपने नेता को याद। चौधरी चरण सिंह के बताए मार्गों पर चलने का लिया संकल्प। बीते शुक्रवार को आए तूफान ने आगरा को किया जलमग्न। तूफान ने दुकान स्वामियों की बढ़ाई चिंता। दुकानों में पानी घुसने का दुकान स्वामियों को सता रहा है डर। भारी तबाही लेकर आया आगरा में तूफान। तूफान ने ली 3 लोगों की जान। कई जगह उखड़ गए पेड़। आगरा में शिक्षा संकाय में आयोजित 2 दिवसीय वेबिनार के प्रथम दिन कोरोना वायरस की रोकथाम पर हुई चर्चा। अलग अलग विश्वविद्यालयों से आए वक्ता। 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुक्रवार रात आए तूफान ने चारों तरफ मचाई तबाही। शहर भर में नजर आए पेड़ों के नीचे दबे पशु पक्षियों के शव। बीजेपी नेता महाराज सिंह राजपूत का पुत्र निकला कोरोना वायरस से संक्रमित। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शाहगंज थाना क्षेत्र के अयोध्या कुंज में लोगों में दहशत। डिग्री के लिए दर दर भटक रहे सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदक। विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से बेहद नाराज। लॉकडाउन के चलते विश्वविद्यालय की पटरी से उतरी व्यवस्थाओं के कारण नहीं मिल पा रही है डिग्री। शुक्रवार रात आई तेज तूफान के चलते फतेहाबाद में एक भट्टे पर काम कर रहे मजदूर की दीवार गिरने से मौत। मृतक मजदूर के परिजनों को सांसद राजकुमार चाहर ने हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। शुक्रवार रात आए तेज तूफान के कहर का आकलन करने के लिए
प्रशासन ने लगाई कई टीम। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवार को मुआवजा दिलाई जाने के लिए शासन को लिखा पत्र। जलवा ग्रुप एक पहल संस्था ने आयोजित किया डांस कंपटीशन। इस चैंपियनशिप में 40 डांसर और 10 मॉम्स डांसर्स ने बिखेरा अपना जलवा। कोरोना का एक और पॉजिटिव केस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल शाहगंज थाना क्षेत्र के अयोध्या कुंज में रहने वाले बीजेपी नेता महाराज सिंह राजपूत का पुत्र कोरोना वायरस से संक्रमित आया है, जिसके बाद एसडीएम सदर और इलाकाई पुलिस ने परिवार के सभी लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया है। कोरोना वायरस पॉजिटिव केस का आंकड़ा ताजनगरी आगरा में एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ताजा मामला शाहगंज थाना क्षेत्र के अयोध्या कुंज इलाके का है, जहां भाजपा नेता का पुत्र कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। केस पॉजिटिव आने के बाद जहां इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं एसडीएम सदर और इलाकाई पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों को होम क्वारंटीन कर दिया है। आपको बताते चले कि थाना शाहगंज क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव केस पाए गए थे। शाहगंज थाना क्षेत्र के आजमपाड़ा, रसूलपुर, अयोध्या कुंज और अन्य इलाकों में कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। शनिवार को शाहगंज थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर अयोध्या कुंज इलाके में रहने वाले बीजेपी नेता महाराज सिंह राजपूत का पुत्र कोरोना वायरस से संक्रमित मिला है, जिसे इलाज के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और परिवार के सभी सदस्यों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। अयोध्या कुंज में अपने एक भाजपा के नेता हैं, उनका बेटा है जो कि अपना मेडिकल कराने एसएन मेडिकल में गया था। वहाँ जब उसका टेस्ट कराया तो वो कोरोना संक्रमित निकला है। उनके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है और हॉटस्पॉट अयोध्या कुंज पहले से घोषित है, क्योंकि यहाँ पहले से भी 2 अयोध्या कुंज में, बल्कि 3 अयोध्या कुंज में पहले से निकल चुके हैं और आसपास कम से कम 1 दर्जन से ऊपर अर्जुन नगर क्षेत्र में निकले हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग डिस्टेंसिंग से रहे, हम सब भी डिस्टेंसिंग से रह रहे हैं। ये मेरे पड़ोस का ही मामला है। तो पूरी टीम सुबह से आई हुई है, पुलिस की टीम सक्रिय है, स्वास्थ्य की टीम भी पूरी तरह सक्रिय है और आज उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई है। परिवार के सदस्य को होम क्वारंटीन करने के साथ साथ इलाके में बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दी गई है। जिला प्रशासन आगरा और पुलिस की टीमों ने आसपास के रहने वाले लोगों को अवगत कराया है कि बीजेपी नेता महाराज सिंह राजपूत का पुत्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस परिवार के संपर्क में हो तो वह तत्काल अपनी जांच करा सकता है। कोविड-19 को अगर हराना है और इस संक्रमण से उबरने के लिए हमें प्राचीन भारतीय संस्कारों को अपनाने पर बल देना होगा। ये कहना था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र आए प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र का। आगरा कॉलेज के शिक्षा संकाय में आज 2 दिवसीय वेबिनार के प्रथम दिन कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सभी ने प्राचीन भारतीय संस्कारों को अपनाने पर जोर दिया। कोविड-19 संक्रमण से उभरने के लिए हमें प्राचीन भारतीय संस्कारों को अपनाने पर बल देना होगा। ये वाक्य शिक्षा संकाय आगरा कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय वेबिनार के प्रथम दिवस पर कहे गए। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार माहेश्वरी ने अंगातुक महानुभावों का स्वागत किया व प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वेबिनार के मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखते हुए प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने कहा कि वर्तमान काल में संक्रमण से बचने के लिए हमें अपने जीवनचर्या को बदलना होगा, आहार और आचरण को ऋतु अनुकूल बनाना होगा। वहीं अहिंसा का अनुपालन करते हुए संतोषी जीवन बिताना होगा, जो भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हमारी भौतिकवादी सोच ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिसे पुनः पुनर्जीवित करना होगा। और मकड़ जाल ऐसा है कि आज विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी ताकतें ये समझ नहीं पा रही हैं कि इस मकड़ जाल से सुरक्षित कैसे बाहर निकला जाए। मेरा मानना है और ये स्वीकार्य भी है, पूरा विश्व इसे एडमिट कर रहा है कि कोविड-19 का प्रभाव जीवन के किसी भी 1, 2, 3, 4, 5 क्षेत्रों में नहीं पड़ने वाला। इसका प्रभाव तो वास्तव में जीवन के हर पहलू, हर क्षेत्र, हर एरिया में पड़ेगा और बहुत लंबे समय तक इसका दुष्परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा, अनुभव करने को मिलेगा और वो अनुभव हमें करना पड़ेगा।
वहीं इस अवसर पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर KN त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमें नकारात्मक भाव से बचना होगा और सकारात्मक सोच विकसित करना होगा। इसी के साथ ध्यान योग्य प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थों के सेवन के साथ हमें अपनी जीवन शैली को भी परिवर्तित करना होगा और संकल्प के साथ जीवन जीना सीखना होगा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, हमारी अभी समझ में ये बात नहीं आ रही, लेकिन ये चिंताएं या आशंकाएं निर्मूल नहीं है, क्योंकि जिस तरह का वायरस पूरे विश्व में फैला है वो एक अदृश्य दुश्मन है जो छुप कर वार करता है, और इसलिए हमारी चिंताएं, हमारी आशंकाएं निर्मूल नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे। अगर अच्छे दिन से हम कहीं खराब दिन में आ गए हैं तो खराब दिन से अच्छे दिन भी आएंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो हमें ये आशान्वित रहना है, होपफुल रहना है कि भविष्य में जो भी अंधकार के काले बादल घिर गए हैं उनसे हम सब निकलेंगे। कोविड-19 के प्रभाव पर विशेष चर्चा की। वहीं इस अवसर पर शिक्षा के बदलते आयामों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षक और छात्रों के मध्य संपर्क स्थापित कर छात्रों की समस्याओं का समाधान करने पर भी जोर दिया गया। वहीं अंत में आगरा कॉलेज आगरा के रसायन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर KD मिश्रा ने कोरोना वायरस की संरचना व उससे बचाव पर प्रकाश डाला। इस वेबिनार में शहर के सम्मानित शिक्षाविद, RBS कॉलेज के शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष विनोद शर्मा, केंद्रीय हिंदी संस्थान के अध्यापक, शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीना शर्मा, आगरा कॉलेज आगरा के डॉक्टर KP तिवारी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन व समापन डॉक्टर नीलम मिश्रा व प्रीति माहेश्वरी द्वारा किया गया। शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमा सिसोदिया ने सबका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी उपस्थित रहे। जलभराव के पारंपरिक स्थानों से सटे बाजारों के दुकानदारों की रात भर अटकी रही सांसें। देर रात हुई तेज बारिश और तूफान से कहीं दुकानों में पानी न भर गया हो और दुकानों में रखा सामान खराब ना हो गया हो, ये सोचते हुए दुकानदार रात भर चिंतित रहे और सुबह होते ही अपनी दुकानों की ओर दौड़ लगा दी। आगरा शहर में तेज बारिश के बाद नालों में बहकर आने वाले पानी के प्रबंधन की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। महज 15 से 20 मिनट की तेज बारिश में ही शहर के तमाम नाले इस कदर उफान पर आ जाते हैं कि शहर के निचले इलाकों में भी भारी जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है। ये जलभराव 1 फुट से लेकर 3 से 4 फुट तक चला जाता है और रोशन मोहल्ला, रावतपाड़ा, बिजलीघर, शिवाजी मार्केट जैसे बाजारों में कमर तक पानी भर जाता है और दुकानों में भी नाले से बैक होकर निचला कीचड़ का पानी भर जाता है, जिससे भारी मात्रा में दुकानों में भरे सामान को नुकसान होता है और कीचड़ गंदगी अलग से होती है। पानी भले ही घंटे 2 घंटे में उतर जाता हो, लेकिन कीचड़ साफ करने में कई दिन तक लग जाते हैं। शुक्रवार रात आई बारिश ने ऐसे बाजारों के दुकानदारों के होश उड़ा दिए। एक तो 2 महीने से लॉकडाउन के चलते बाजार बंद थे, जिसके चलते दुकानों में सामान बारिश को सोचते हुए ऊपर नहीं लगाया गया था, जिसके चलते दुकानदारों की नींद उड़ रही है। हालांकि इस बार गनीमत ये रही कि बारिश के चलते बाजारों में तो पानी भरा, लेकिन दुकानों के अंदर ये नहीं जा सका। गौरतलब है कि निचले इलाकों में दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर 2 से 3 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल बनवा कर रखते हैं, जिससे कि दुकानों में पानी प्रवेश न कर पाए। यही कारण रहा कि बिजलीघर, शिवाजी मार्केट जैसी दुकानें हैं जलभराव से बच गई। हालांकि पिछले कुछ समय से व्यापार मंडल की ओर से जिलाधिकारी से लगातार बारिश को देखते हुए दुकानों में व्यवस्थाएं कराने और माल ऊपर रखने जाने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन इसमें कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी और तेज बारिश के बाद दुकानदारों की सांस अटकी रही। हालांकि अभी भी दुकानदार मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने दुकानों में सामान को सही तरह से रखने दिया जाए, जिससे कि यदि बाजार ना भी खुला तो देर रात कोई बारिश आते हुए उनके सामान को नुकसान ना हो। कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए कई सामाजिक संस्था लगातार पुनीत कार्य करते हुए गरीब असहाय लोगों को भोजन का वितरण कर रही है। इसी कड़ी में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लखनपुरा में पूर्व में प्रमुख, बिजपुरी में चौधरी मानसिंह व उनके पुत्र द्वारा लोगों को भोजन का वितरण किया गया। कोरोना काल में लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसीलिए कई समाजसेवी संस्थाएं आज लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं और सभी को भरपूर भोजन करा रही हैं। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लॉक बिजपुरी के गांव लखनपुर में प्रमुख बिजपुरी चौधरी मानसिंह व उनके पुत्र समाजसेवी लखन चौधरी ने
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में गरीब और असहाय जरूरतमंदों को भोजन कराने के साथ साथ सैनिटाइजेशन का कार्य भी कराया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि 33वीं है और आज से इस खाद्यान्न का जो ग्राम पंचायतें शेष थीं अभी तक, उन सबको वितरण करने का कार्य शुरू किया गया है दोबारा से। दरअसल ये कार्यक्रम युवाओं का चल रहा है लखन चौधरी के नेतृत्व में। हम लोग तो पीछे से कभी कभी खड़े हो जाते हैं। इन्होंने पहले ब्लॉक को सैनिटाइज करने का पूरा प्रयास किया है। अभी हालांकि कुछ ग्राम पंचायतें शेष हैं, उनको भी पूर्ण कराया जाएगा और कोरोना से कैसे युद्ध किया जाए, कैसे उससे लड़ा जाए, उसके सारे टिप्स ये घर घर जाके लोगों ने बताने का प्रयास किया है। मैं इस पूरे युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा कदम इन्होंने खाद्यान्न के बारे में जो उठाया है, ये भी इस दौर में मुश्किल काम है। लखनपुर में आयोजित इस राशन वितरण के अवसर पर राशन पाकर सभी लोग बेहद खुश नजर आए। वहीं समाज सेवी ने ऐसे ही आगे भी लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। आज हमने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 33वीं पुण्यतिथि पे करीब हमने जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए आज हमने 100 परिवारों के लिए आज किट तैयार कराई गई हैं, राशन किट। और इसके बाद हमारा करीब 4-5 दिन तब तक आसपास के क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक घर घर ये किट पहुंचाई जाएगी। आज के बाद जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 3-4 दिन 5 दिन हमारा प्रोग्राम चलेगा घर घर जाके। इस अवसर पर मुख्य रूप से नितिन, हीरा चौधरी, राम सिंह, सुखराम आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बीती रात ताज नगरी में आए तूफान के कहर की तस्वीरें आगरा वासियों को डराने और धमकाने लगी हैं। जड़ से उखड़े जंगी पेड़ तूफानी कहर को साफ दर्शा रहे हैं। 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तूफान ने चारों ओर तबाही का मंजर बना दिया। शहरी क्षेत्र से लेकर देहात क्षेत्र में जहां अगले 24 घंटे से बिजली सप्लाई ठप पड़ी रही, तो वहीं लोग पानी के लिए भी तरसते नजर आए। ताज नगरी आगरा में बीती रात आए तूफान कहर ने 11 अप्रैल 2018 की वे तस्वीर ताजा कर दी, जब एक बार और तूफान ने ताज नगरी सहित अन्य जिलों में तबाही मचाई थी। हालांकि इस बार ताज नगरी आगरा में मृतकों की संख्या भले ही कम हो, मगर नुकसान शायद बराबर है। सबसे बड़ी बात है कि मोहब्बत की नगरी ताज नगरी में आए बीती रात तूफान से मोहब्बत की निशानी ताजमहल भी नहीं बच पाया। ताजा अपडेट की अगर हम बात करें तो रात का मंजर सुबह तक सड़कों पर दिख रहा है। जड़ से उखड़े जंगी पेड़ तूफानी कहर की दास्तां बयां कर रहे हैं। जो जहां था वो वहीं फंस गए। कई जगह हादसे भी हुए, मकान गिर गए, कई लोग घायल हुए, किसानों का बड़ा नुकसान हुआ, जिसके लिए जिला प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन करने के लिए देहाती क्षेत्र में है। तो वहीं इलाके के विधायक से लेकर सांसद किसानों के बीच बैठकर उनके दर्द पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे 3 लोगों की मृत्यु की जानकारी मेरे सामने आई। ये यहाँ पे भट्टे पे ये लेबर जो काम करते थे, फतेहपुर के रहने वाले हैं, फतेहपुर जिला के। तो सूचना पे मैं उनके परिवार के लोग भी यहाँ आए हुए हैं फतेहपुर से। शासन की ओर से जो भी एक नियम है कि 4 लाख रुपए मृतक के परिवार को 30,000 रुपये तहसील स्तर से पारिवारिक लाभ के दिए जाते हैं। ये बात तो रही देहात इलाके की। अब बात कर लेते हैं शहरी इलाके की। शहर में भी नुकसान का आकलन कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बिजली और पानी की। पिछले 12 घंटे से अभी तक शहरी इलाकों में कई जगह बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। विद्युत पोल टूट गए हैं और विद्युत सप्लाई ठप होने के चलते लोगों को पानी की दिक्कतें भी हो रही हैं। तूफान से टोरेंट पावर की जो लाइट का इनका व्यवस्था सारी भंग हो चुकी है। सभी क्षेत्रवासी परेशान हैं। कल से पानी नहीं भरा गया है और ना ही बुरी तरीके से यहाँ की लाइट व्यवस्था जो है भंग है। टोरेंट पावर का टोल फ्री नंबर बिजी जा रहा है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासी परेशान हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात टोरेंट पावर तक पहुंचाना चाहते हैं। आगरा शहर में प्राइवेट विद्युत सप्लाई देने वाले टोरेंट विभाग के मुताबिक शहरी इलाके के सबसे पहले उन इलाकों को चालू किया जा रहा है जहां कम स्तर पर नुकसान हुआ है। टोरेंट की कई टीमें इस समय शहरी इलाके में सर्वे कर रही हैं और विद्युत सप्लाई को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर बिजली न आने से लोगों को पानी की भी दिक्कतें होने लगी हैं। नुकसान तो बहुत सारा हुआ है। काफ़ी पेड़ भी टूट चुके हैं, मकान भी टूट चुके हैं, लेकिन लाइट के न आने से एक एक बूंद के लिए आदमी तरस रहा है और बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मच्छरों की वजह से कुछ गंदगी भी है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी भी काफ़ी है। कई कुछ गलियों में समस्या
समस्या है कि पानी की ना निकलने की, तो इस वजह से लाइट की वजह से बहुत सारी परेशानी है। और इस समय कोई भी आदमी मेरे ख्याल से उसमें से 90% लोग वो नहा धो के या मुँह भी नहीं धुआ हुआ उन्होंने, और पानी की वजह से बहुत दिक्कत है लाइट की वजह से। शहर जैसा ही कुछ हाल देहाती इलाकों में भी है। दक्षिणांचल विद्युत विभाग भी अपनी टीमों के जरिए देहात इलाकों में सर्वे कर रहा है। देहात में भी कुछ इस तरीके के हालात हैं, मगर देहात में पानी की समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि देहात में कुएं और हैंडपंप से पानी की सप्लाई हो रही है। शहरी इलाकों में समरसेबल होने के चलते लोग पानी और बिजली को तरस गए हैं। इसमें तमाम नुकसान हुआ है, जैसे पेड़ भी गिरे हैं, लाइट के जो खंभे हैं वो भी मतलब डैमेज हुए हैं, समर वगैरह उनकी नहीं चल पाई हैं, तो पानी की भी दिक्कत उनके पैदा हो गई है। इसे प्राकृतिक आपदा कहा जा सकता है, मगर हैरानी की बात यह है कि 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये तूफान का कहर सबसे ज्यादा ताज नगरी आगरा में देखा गया। बिजली पानी को तरस रहे लोग अब तूफानी कहर की दास्तां बयां करते करते जल्द विद्युत सप्लाई ठीक करने की मांग भी कर रहे हैं। लाइट चली गई, पेड़ गिर गए, चद्दर गिर गई, पानी की टंकी गिर गई हमारी घर की। तूफान की तबाही के मंजर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। सड़क पर पड़े टीन शेड और जगह जगह पर पेड़ से रोड जाम ये बताते हैं कि बीती रात को तूफानी कहर ने कैसे ताज नगरी आगरा में तबाही मचा दी। सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदक इन दिनों विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से खासे नाराज हैं। लॉकडाउन के चलते विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं पटरी से उतरी हुई हैं और भर्ती में चयनित शिक्षक अपनी डिग्री के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसके चलते यहाँ अब हंगामे की स्थितियां बन रही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आम दिनों में कितना काम होता था और यहाँ का स्टाफ कितनी गंभीरता से ऑनलाइन आने वाले आवेदनों पर काम करता था, ये किसी से छिपा नहीं है। और जब स्थितियां लॉकडाउन की हो, सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति बहुत कम हो चुकी हो, ऐसे में विश्वविद्यालय में काम सुचारू रूप से हो जाए ये सोचना भी हास्यास्पद लगता है। ऐसे में सहायक शिक्षा भर्ती में चयनित हुए आवेदकों के लिए विश्वविद्यालय की कार्यशैली का ये धरा परेशान होता नजर आ रहा है। इन सभी चयनित आवेदकों को विश्वविद्यालय से डिग्री चाहिए जो समय पर मिलती नहीं दिख रही। ऑनलाइन आवेदन के बावजूद कोई सुनवाई न होने पर परेशान अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा काटा। हंगामा भरते देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आवेदकों का कहना था कि वे निरंतर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यदि समय पर उन्हें डिग्री नहीं मिली तो उनकी नौकरी हाथ से जाती रहेगी। वहीं विश्वविद्यालय में हंगामा भरते देख पुलिस ने अधिकारियों को इनकी समस्या सुनने व समाधान के आश्वासन के लिए बुलाया, जिस पर गेट के बाहर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि वे इन्हीं छात्रों की समस्याओं को देखते हुए ही निरंतर विश्वविद्यालय आ रहे हैं और स्टाफ को प्राथमिकता पर डिग्री संबंधित कार्य के लिए लगाया गया है। डालते रहो, जो भी लॉगिन आईडी है उस पर निकल जाएगी तुम्हारी, कल से उनसे सारी निकलनी शुरू हो जाएंगी जो भी आई हैं। बड़ी मुश्किल से डिग्री करने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हमने अपने कर्मचारी बुलाए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। और यहाँ हंगामा करोगे तो उसका नुकसान तुम्हें होगा, हमें डिस्टर्ब करोगे, हम यहाँ आएंगे तो काम पे असर पड़ेगा। और एक एक व्यक्ति को हम यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर सकते खड़े होकर, काम करेंगे कि एक एक आता रहेगा, हंगामा करता रहेगा, शोर मचाता रहेगा। जिसे जो काम है वो ऑनलाइन कर दो। जो हम मैनुअल बना रहे हैं वो तुम्हारे घर भेज दी जाएगी। अभी हम उसका स्कैन करा के कलर आपकी लॉगिन आईडी पे भिजवा रहे हैं, समझ गए? जो हमारा कलर वो स्कैन होकर ऐसी चली जाएगी और बाकी बाई पोस्ट चली जाएंगी और खुल जाएगा तो बाई हैंड बाद में भिजवा देंगे। अधिकारियों का कहना था कि यदि ये इस तरह से हंगामा करेंगे तो कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सभी को डिग्री उपलब्ध करा दी जाएगी और सभी कार्य ऑनलाइन ही होंगे। व्यक्तिगत रूप से छात्रों के आने पर हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल अभ्यर्थी यहाँ से लौट गए, लेकिन उन्हें डर है यदि समय रहते उन्हें डिग्री नहीं मिली तो उनके हाथ से कहीं नौकरी ना चली जाए। शुक्रवार शाम आए तूफान ने आगरा में चारों ओर तबाही सी मचा दी। 124 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाओं और बारिश ने शहर में तमाम पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, तो वहीं कई स्थानों पर काफी नुकसान भी हुआ। आगरा में आए इस तूफान ने 3 लोगों की जान ले ली। शुक्रवार रात को आए तूफान ने आगरा जिले में काफी नुकसान पहुंचाया। तेज बारिश, तेज हवाओं और उन्होंने तूफान का सा मंजर पैदा कर दिया, जिसके चलते शहर से लेकर देहात तक, सड़कों से लेकर पैरों तक तमाम जगह अनेकों पेड़ गिर पड़े। कई स्थानों पर दीवारें भी गिरी। जहां अनेक घरों को नुकसान पहुंचा तो वहीं ताजमहल को भी इस तूफान ने नुकसान पहुंचाया। वहीं सदर क्षेत्र में इस तूफान के चलते एक मकान गिर गया, जिसमें एक बालिका की मौत हो गई। वहीं फतेहाबाद क्षेत्र में भी 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा जिले भर में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग तूफान की चपेट में आने से घायल हुए हैं
और कई स्थानों पर वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। शुक्रवार शाम से ही बादलों और हवाओं की आवाजाही चल रही थी, जो रात होते होते तक तूफान में बदलने लगी। हवा की रफ्तार 124 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तेज हवा के दबाव को बड़े बड़े पेड़ भी नहीं झेल पाए, वे गिर गए, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित हुआ। तो वहीं पूरे शहर की विद्युत सप्लाई भी बाधित हो गई। इस तूफान ने जहां फसलों को भी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं पक्षियों व पेड़ों का भी बहुत नुकसान हुआ। शहर से लेकर देहात तक तमाम मकानों को भी काफी नुकसान हुआ। सदर के नगला करण सिंह क्षेत्र में एक मकान गिरने से 6 साल की नंदनी नाम की बालिका की मौत हो गई, जबकि उसके घर के गिर जाने से 5 लोग घायल हुए, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं डौकी थाना क्षेत्र में 60 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसी तरह से फतेहाबाद क्षेत्र में भी एक 50 वर्षीय युवती की तूफान के चलते मौत हो गई। वहीं इस बारिश ने फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। इस समय सब्जियों की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। मंडियों के भी सुचारू रूप से न चलने के कारण खेतों में सब्जियां यदि पड़ी हैं और सही तरह से उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही। वहीं बारिश के चलते इन सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जामुन के साथ साथ नींबू, किन्नू की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की कुछ और ताजा खबरों पर। किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के 33वीं पुण्यतिथि रालोद महानगर इकाई द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रालोद नेताओं ने विधि विधान के साथ हवन में आहुति देकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री का स्मरण किया और उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 33वीं पुण्यतिथि के आयोजन पर ताजनगरी आगरा में जगह जगह किए गए कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से ताजनगरी आगरा में लॉकडाउन की व्यवस्थाओं के बीच रालोद के पदाधिकारियों ने अपने नेता की पुण्यतिथि मनाई। आयोजन के मौके पर पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए आयोजन संपन्न किए। गरीब, असहाय, मजदूर और किसानों के लिए सदैव तत्पर रहते हुए उनके विकास में अपना योगदान देने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने दिल से नमन किया। उनकी पुण्यतिथि को अपने अपने अंदाज में मनाया। इसी क्रम में रालोद महानगर इकाई के पदाधिकारियों ने हवन में आहुति देकर अपने नेता का स्मरण किया। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की किसान मसीहा है, जो उनकी पुण्यतिथि पर आज हमने सर्वप्रथम सुबह उठ के वहाँ पर 24 साल की प्रतिमा पर मालार्पण किया। जाके मालार्पण करने के बाद में उसके बाद में मैं अपने निवास पे यहाँ कार्यालय पर हवन किया। हवन के साथ में जो हम ही ने नहीं, जितने भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के आगरा शहर, आगरा में जितने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सभी लोगों ने अपने अपने निवास, कार्यालय, जहाँ प्रतिष्ठानों पर जाकर सभी ने हवन किया और मालार्पण से फौजदार जी की कार्यालय पर आज 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हवन किया गया है और कोरोना के मद्देनजर ध्यान रखते हुए लॉकडाउन का भी पालन किया सभी लोगों ने। और हम लोग तो बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को
भारत रत्न से सम्मान करना ही होगा और ये हमारा दृढ़ संकल्प है और इसको हम लेकर के रहेंगे। पुण्यतिथि के अवसर पर दीवानी चौहाई स्थित चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर एकत्रित हुए रालोद नेताओं ने सबसे पहले उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और इन सब कार्यक्रमों के बाद महानगर कार्यालय पहुंचे पदाधिकारियों ने हवन में आहुति देकर अपने नेता को याद किया। साथ ही आगामी चुनाव में रालोद की रीति नीतियों से जन जन को अवगत कराते हुए आगामी चुनावों में परचम लहराने की बात कही। शुक्रवार रात्रि आई तेज आंधी के चलते फतेहाबाद के एक भट्टे पर कार्य कर रहे मजदूर की दीवार गिरने से मौत हो गई। जब इसकी जानकारी फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर को मिली तो शनिवार सुबह मृतक के परिजनों से मिलकर सांसद चाहर ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर फतेहाबाद के भट्टा मजदूर की मौत के बाद उसके परिजनों से मिले व उनके परिजनों को सांत्वना दी। मध्य प्रदेश के मजदूर होने के कारण केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति से बात कर उनको सरकारी सहायता दिलवाने की अपील की। बता दें कि फतेहाबाद के यमुना रोड स्थित एक भट्टे पर बीती रात आंधी आने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। मामले की जानकारी होने पर पहुंचे क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चाहर ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया। ऐसे 3 लोगों की मृत्यु की जानकारी मेरे सामने आई। ये यहाँ पे भट्टे पे ये लेबर जो काम करते थे फतेहपुर के रहने वाले हैं, फतेहपुर जिला के। तो सूचना पे मैं उनके परिवार के लोग भी यहाँ आए हुए हैं फतेहपुर से। शासन की ओर से जो भी एक नियम है कि 4 लाख रुपए मृतक के परिवार को 30,000 रुपये तहसील स्तर से उनको पारिवारिक लाभ के दिए जाते हैं। तो ये क्योंकि जनपद फतेहपुर के हैं तो ये उनको वहाँ से मिलेगा और पारिवारिक लाभ का भी मिलेगा और जिनकी पशु वगैरह भी जिनके गए हैं उनको भी जो भी आर्थिक सहायता होगी भी दी जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण है तो अभी एक डॉगी के पास भी एक मृत्यु हुई है, एक बेचारा हरिजन साथी है और वो बहुत गरीब है, उसकी यहाँ भी एक डेथ हुई है। तो अभी मृतक के शव को उनके गांव पहुंचाया जाएगा। इस दौरान तहसीलदार कृष्ण मुरारी दीक्षित, नायब तहसीलदार सौरभ कुमार, थाना प्रभारी प्रवेश कुमार, भाजपा नगर उपाध्यक्ष निक्की पराशर मौजूद रहे। कोविड-19 महामारी की वजह से शराब की बिक्री न होने से शराब के कोटे को खत्म कर दुकानों की आबकारी फीस को लौटाने की मांग शराब व्यवसायियों ने उठाई है, जिसके लिए आगरा के शराब व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर आगरा के शराब व्यवसायियों की समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई। आगरा के शराब व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि मंडल आगरा के जिलाधिकारी के आवास पर पहुंच गया, जहां उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर आगरा के शराब व्यवसायियों की परेशानियों से अवगत करा उनको दूर करने की मांग उठाई है। आगरा के शराब व्यवसायियों द्वारा वर्ष 2020 से 21 में कोविड-19 महामारी की वजह से मदिरा की बिक्री नहीं होने से शराब के कोटे को खत्म कर बिक्री के आधार पर मदिरा की दुकानों का संचालन करने, शराब की दुकानें 1 अप्रैल से नहीं खुलने की वजह से जब तक दुकानें बंद रहेंगी तब तक दुकानों की आबकारी फीस को लौटाने व उतना समय अधिक बढ़ाने व शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने की मांग को लेकर आगरा के जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर आबकारी ठेकेदार अतुल दुबे ने जिलाधिकारी को आगरा के शराब व्यवसायियों को होने वाले आर्थिक नुकसान व उत्तर प्रदेश सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान से अवगत कराकर शराब व्यवसायियों की समस्या को दूर करने की मांग की। हम लोग आज जो है माननीय जिलाधिकारी जी के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन लेकर आए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख जो मांग है वो ये है कि हम लोगों की दुकानें लगभग 2 महीने से ज्यादा समय से बंद हैं, तो हमारी जो लाइसेंस फीस आबकारी विभाग द्वारा ली गई है उसको लौटाया जाए या फिर जो 2 महीने से ज्यादा का समय हमारी दुकानें बंद रही हैं उन दुकानों को उतना टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए। इसके अलावा जो 10 से 5 की जो समय मिलने वाला है दुकानों का वो कम है, क्योंकि जो बिक्री का मुख्य समय है वो शाम को 7 से 10 बजे तक का रहता है। तो हमारी मांग ये है कि जो समय कम हो रहा है उसको बढ़ाया जाए, साथ ही जो कुछ देहात क्षेत्र की दुकानें नहीं खुल रही हैं उनको खोला जाए। जिलाधिकारी महोदय ने शराब व्यवसायियों की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर 1 या 2 दिन में निर्णय करने का आश्वासन दिया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतुल दुबे, शैलू सिकरवार, अजय जादौन, तरुण सक्सेना, नीरज सिकरवार, पिंटू सिंह, दीपक शिवहरे, टोनी भाई, मनोज शिवहरे आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तूफान कहर के संकट का आंकलन करने के लिए प्रशासन की कई टीमें देहात में सर्वे कर रही हैं। इस तूफानी कहर में 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, पशु पक्षियों की मौत हुई है। एडीएम एफआर के मुताबिक जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवार के मुआवजे के लिए शासन स्तर पर पत्र लिखा है। साथ ही साथ राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी
इन परिवारों की और किसानों की मदद कराई जा रही है। कोरोना संकट के बीच आगरा में शुक्रवार शाम का आंधी बारिश ने तबाही मचा दी। आगरा में करीब 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जिसके बाद ओले के साथ तेज बारिश हुई। आंधी, ओले और बारिश से भारी नुकसान हुआ। शहर में 10 से ज्यादा मकान गिर गए। बच्चे सहित 3 की मौत हो गई। 1 दर्जन लोग घायल हुए। शहर से देहात तक 200 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए। कुदरत के कहर से बेजुबा भी नहीं बच सके। कई पशु और सैकड़ों पक्षी भी मर गए। मैं के यादव बमरौली है। आंधी ये तूफान से मेरे देखो बच्चे बच गए और जो छत गिरी है 2 मंजिल छत है, इसमें बच्चे थे मेरे। बच्चे 1 सेकंड पहले ही निकले हैं और पूरा सामान दब गया है। पूरा सारा सामान AC, फ्रिज, टीवी सारा गृहस्थी पूरी थी। मेरे 4-5 बच्चे थे, इसमें छोटे भाई के थे, मेरे थे, मेरी माँ थी। 1 सेकंड पहले ही बच्चे तो सारे निकल चुके थे, लेकिन सारा सामान नष्ट हो गया। बच्चे 1 सेकंड पहले ही बाहर आए थे कमरे से और इतने देर में धड़ाम से पूरा गिर गया। आंधी से आगरा जयपुर हाईवे पर ही 50 से ज्यादा पेड़ गिरे। शहर में जयपुर हाउस, शाहगंज में ही 20 से ज्यादा पेड़ टूटे हैं। मोबाइल टावर, यूनिपोल को भी नुकसान पहुंचा है। आंधी के बाद तेज बिजली चमकी और फिर बारिश हो गई। आंधी के दौरान ही पेड़ गिर गए, लोग घरों में छुप गए। ओले से मकानों के शीशे टूट गए। बिजली के तारों पर पेड़ गिर पड़े। देहात क्षेत्र में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से पशु पक्षी भी बेहाल रहे। बटेश्वर और चंबल में कुछ गांवों में ओलावृष्टि के बाद पेड़ों के नीचे ग्रामीणों को परिंदे भी मिले। ओले गिरने से खुले में बंधे पशुओं की पीठ सूज गई। फतेहाबाद क्षेत्र में ट्रांसफार्मर गिरने पर और पेड़ गिरने से 2 भैंस मर गई। आगामी कल की आंधी तूफान में 3 लोगों की मृत्यु की अभी तक सूचना है। 13 लोग अभी घायल हुए हैं और लगभग 16 छोटे बड़े जानवरों की भी मृत्यु हुई है। हम लोग इनको जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनको 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति की सहायता दे रहे हैं। जो जानवर मरे हैं उनको भी सहायता दे रहे हैं। जो घायल है उनको भी अनुमन्य सहायता दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी व्यक्तियों की क्षति हुई है उसको हम लोग नियमानुसार उसमें क्षतिपूर्ति की राशि दे रहे हैं। और जो भी सड़कों पे इस समय नुकसान हुआ है उसको हम लोग युद्ध स्तर पे रख के उन सड़कों को साफ करा रहे हैं। और जो विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी उसको भी हम लोग बहाल करा रहे हैं। तमाम मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं इलाके में। हाँ, जो भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका भी हम लोग आकलन करा रहे हैं। हमारी सर्वे क्षेत्र में है तो जो क्षतिपूर्ति है उनका जो शासन द्वारा निर्धारित दर है उस पर हम सभी को क्षतिपूर्ति देंगे। एटीएम फाइनेंस ने बताया कि आगरा में रात आई आंधी तूफान से 3 लोगों की मौत हुई है। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। 1 दर्जन करीब पशुओं की भी मौत हो गई। इनमें मृतक लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को आर्थिक सहायता, साथ ही जिन लोगों का मकान, फसल और अन्य नुकसान आंधी तूफान की वजह से हुआ है उनका राजस्व विभाग की टीमों द्वारा आकलन कराया जा रहा है। जलवा ग्रुप एक पहल संस्था ने बालाजी प्रॉपर्टी आर्केड प्रेजेंट लॉकडाउन डांस दिल से चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस चैंपियनशिप में 40 डांसर्स ने और 10 मॉम्स डांसर ने प्रतिभाग करते हुए अपने जलवा बिखेरा। भारत देश प्रतिभाओं का देश है। यहाँ एक से बढ़कर एक प्रतिभाओं ने जन्म लिया है। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों की एक्टिविटी दिल छू लेती है। भारत देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच भी बच्चों का हुनर लोगों का दिल जीत रहा है। लॉकडाउन का पालन करते हुए शासन प्रशासन की सहायता कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जलवा ग्रुप एक पहल संस्था ने बालाजी प्रॉपर्टी आर्केड प्रेजेंट लॉकडाउन ऑनलाइन डांस दिल से चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें 40 डांसर्स ने और 10 मॉम्स डांसर्स ने प्रतिभाग किया, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने खूब सराहा। यह आयोजन 3 कैटेगरी में रहा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को चुना गया। वहीं इस अवसर पर विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए घर में रहें, स्वस्थ रहें का मैसेज भी दिया गया। जलवा ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में सेलिब्रिटी सपना सिकरवार, सब टीवी फेम भाभी जी घर पर हैं, मिस दीपांशी तिवारी, फेम चैनल, बी गुमराह, जी टीवी, पिया अलबेला, सीरियल, ऋतु भाटी, सिकंदरा राजपूत, कोरियोग्राफर नीता सोनी, अभिषेक शर्मा ने ऑनलाइन आकर वीडियो के माध्यम से जजमेंट सुनाया। इस डांस कंपटीशन के एडिट पार्टनर आमिर दीवाना रही। दीपांशी तिवारी बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड मॉडल, जी टीवी फेम। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले 11 सालों से जलवा ग्रुप लगातार शोज कराते आ रहा है और टैलेंट को आप सभी के सामने प्रेजेंट करते हुए आ रहा है। मैं शुभकामनाएं देती हूँ जलवा ग्रुप की पूरी टीम को, उनके ओनर मिस्टर सचिन शुभ शर्मा जी को, जिन्होंने 115 सफल शोज करवाए हैं।
अब उन्होंने 116वां शो, जो कि ऑनलाइन डांस कंपटीशन था, जिसका नाम ऑनलाइन डांस दिल से डांस कंपटीशन चैलेंज था, जिसके द्वितीय श्रेणी के विजेता मैं घोषित करने जा रही हूँ, जिनका नाम सृष्टि भदौरिया, एज 10 इयर्स है। उन्होंने ये कंपटीशन YouTube पर 5 to 6 लाइक्स पाकर जीता है। हाय, मैं हूँ सपना सिकरवार। जैसा कि आपने मुझे कल टीवी शो में देखा होगा, भाभी जी घर पर है, FIR में आई कम इन मैडम। तो डांस दिल से चैंपियनशिप जूनियर कैटेगरी फर्स्ट विनर इशिता राठौर, एज 4 years, कोड 5 to 6 एंड लाइक 7 to 6। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इशिता। गॉड ब्लेस यू। इस अवसर पर रिंकेश अग्रवाल, गौरव बंसल, रविंद्र सिंह, सलीम जब्बार, शैलेंद्र वाषणे, अभिषेक अग्रवाल, अक्षत सक्सेना आदि सभी डांस प्रतिभागियों को शुभकामना दी गई और सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामना दी गई। वहीं जलवा ग्रुप के निदेशक सचिन शुभ शर्मा व एक पहल संस्था के मनीष राय ने सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। प्रदेश भर में चल रहे मूल्यांकन के कार्यों में तेजी लाए जाने को लेकर शासन और प्रशासन सख्त है। शहर के 5 केंद्रों पर मूल्यांकन का कार्य तेजी पकड़ रहा है, तो वहीं फतेहचंद इंटर कॉलेज पर चेकिंग के लिए आने वाले उत्तर पुस्तिकाओं के कई बंडल लूज देखने को मिले। प्रदेश भर में मूल्यांकन के कार्य को लेकर वितरित की गई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय पर हो सके, इसके लिए शासन और प्रशासन खासा सख्त बना हुआ है। इन्हीं सब को लेकर ताजनगरी आगरा में मूल्यांकन के कार्य को पूर्ण करने के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर मूल्यांकन का कार्य तेजी से चल रहा है। इन्हीं केंद्रों में से एक फतेहचंद इंटर कॉलेज है, जहां पर इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। फतेहचंद इंटर कॉलेज पर इंटरमीडिएट की इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, फोटोग्राफी, बैंकिंग जैसे विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। 100 से अधिक परीक्षक इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि फतेहचंद इंटर कॉलेज में वे बंडल हैं जो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। टीवी की स्क्रीन पर दिख रहे बंडल एक बड़े सवाल की ओर बार बार इशारा कर रहे हैं। इन बंडलों के ऊपर की गई सिलाई अपने आप में एक संशय पैदा कर रही है। इन बंडलों पर की गई सिलाई, उसके ऊपर लाख द्वारा लगी सील और कुछ बंद बंडलों के अंदर से झांकती हुई उत्तर पुस्तिकाएं कुछ हकीकत बयां कर रही हैं। इन्हीं सब को लेकर जब केंद्र पर मौजूद सह उप नियंत्रक से सही जानकारी लेनी चाहिए, तो आप खुद सुनिए उन्होंने किस तरह से पल्ला झाड़ लिया। कुछ बंडल लूज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो किसी ने कहा भैया, मैं कह नहीं सकता किसी की, मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है अब जी क्यों ट्रक में कई बार बंडल रख के आते हैं, पहली बात तो ये है। कम से कम क्यों संकलन केंद्र पे आते हैं, संकलन केंद्र से फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, फिर जहाँ भेजने पे ट्रक में रखे जाते हैं, आगे पीछे फिर यहाँ पे उतारे जाते हैं। ये प्रोसीजर है। फिर यहाँ पे भी सील तो वहीं से लगी जाती है, हम लोगों ने ये तो सिलाई होकर और ये लाख के द्वारा ही सील लगाई जाती है। और अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है? अब ये तो वहाँ से आए हैं, हम लोगों को तो वो बंडल नंबर वगैरह वो रिसीव कराते हैं और उसी के माध्यम से हम बांटते हैं। सह उप नियंत्रक महोदय ने साफ कह दिया, टूटी हुई सील या बिना सील लगे हुए बंडल हो ही नहीं सकते। लेकिन जब उन कक्ष में जाकर उन परीक्षकों से बिना सील लगे बंडलों और आधे खुले हुए बंडलों की हकीकत जाननी चाहिए, तो उन्होंने बड़ी ही सजगता से जानकारी दी और इन बंडलों की स्थिति को देखते हुए कई सवाल भी लगाए। दलेल सिंह है मेरा नाम, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। मैं डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज एलआई में हूँ और अभी मौजूद है यह फतेहचंद इंटर कॉलेज। कर रहे हैं मैं कॉपी का मूल्यांकन कर रहा हूँ। सर कौन से वर्ग की कॉपी है जो आप पास हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। सर बंडलों की अगर हम बात करें तो बंडल कई सारे खुले हुए हैं, कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। किस तरह के बंडल आपके पास आ रहे हैं अभी? अब हमने जो लाए थे हमने सुबह ध्यान नहीं दिया, खोले के हमने तो अपना काम शुरू कर दिया था। पीछे कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि ऐसा हो रहा है। हम तो जो किस तरह की समस्या लोगों को आई, शिकायतें वो यही कह रहे थे कि वो बंडल जो एक्चुअल सिलाई होनी चाहिए, सील होना चाहिए, वो नहीं था। ऐसा किस तरीके से बंडल सील आते हैं? बिल्कुल, जब बंडल पूरा सिलते हैं उसके चारों तरफ सील लगाते हैं, लाख लगाते हैं। अब ये लोग आप बता रहे हैं ना कुछ एक आध साइड में सील है, बाकी साइड में सील नहीं है, तो ऐसा उनको लग रहा है। मूल्यांकन कार्य में लगे हैं, भौतिक विज्ञान का मूल्यांकन कार्य चल रहा है। हाँ जी। किस विद्यालय में? ये फतेहचंद इंटर कॉलेज है। सर किस तरह के बंडल यहाँ आ रहे हैं, किसी की शिकायतें जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है?
ऐसा देखा गया है कि जो बंडल हैं ऐसा लगता है कि दोबारा सिले गए हों, ऐसा महसूस होता है। आप सब कमरे में देख के आए होंगे, और दोबारा सिलना ये अच्छी बात नहीं। उसमें सील भी नहीं लग रही थी ना, एक साइड से। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मूल्यांकन कार्य को समय पर पूरा कर निर्धारित तिथि पर रिजल्ट घोषित करने की सरकार की मंशा को देखते हुए शासन और प्रशासन ने मूल्यांकन के कार्य पर निगरानी रखते हुए सख्ती के साथ कार्य को पूरा कराया जा रहा है। ताजनगरी आगरा में मूल्यांकन का कार्य समय से पूरा हो सके, इसके लिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की देखरेख में 5 केंद्र भी बनाए गए हैं। प्रदेश के हालात को देखते हुए एस्मा लगाने के बाद से मूल्यांकन ने रफ्तार भी पकड़ ली है। कुछ मूल्यांकन केंद्रों पर कार्य पूरा होने की कगार पर भी है, लेकिन फतेहचंद इंटर कॉलेज पर ये लूज बंडल अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर चुके हैं। आधी अधूरी सील लगे ये बंडल आखिर किसकी लचर व्यवस्थाओं को दर्शा रहे हैं। महीनों से उठापटक में इन उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों की सील टूटी या फिर आधी अधूरी सील लगे उत्तर पुस्तिकाओं की बंडल की हकीकत कुछ और ही है। मूल्यांकन के कार्य में लगे परीक्षक भले ही गोपनीयता को भंग न करते हुए खुलकर न बोल पाए हों, लेकिन कैमरे में नजर आ रही ये बंडल अपनी हकीकत खुद बयां करने के लिए तैयार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952।